तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के गुप्त वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में जाना था और पीछे हमने 5 वीडियो बना चुके हैं। ये पार्ट नंबर 6 है। जिसने भी वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे वो देख लें। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन आया। कुषाण वंश के समाप्त होने के बाद में है वो गुप्त वंश ने शासक किया और गुप्त वंश का संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। इस वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण शासक थे। गुप्त वंश का संस्थापक है वो श्रीगुप्त था और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासकों में आते हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, जो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। आगे है गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम है वो सबसे प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। आगे है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 325 ईस्वी पूर्व ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की। इससे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल है वो 319 से 325 के बीच रहा और 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने उसके कोई राजनीतिक उद्देश्य होंगे इसलिए उसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी कर ली और ये उस समय की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आगे है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त हैं, उसने शासन किया गुप्त वंश पर। आगे है गुप्त वंश 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त है वो 335 से 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। वी.एस. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन है वो है समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्तुति इलाहाबाद सप्तम अभिलेख है, जिसमें भारतवर्ष का शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब है समुद्रगुप्त ने जो भी अच्छे अच्छे कारनामे किए उसका पता हमें कैसे चलता है? तो उसका एक दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। इस प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है उसमें भी समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गई है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय वो गुप्त साम्राज्य का शासक बन गया। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 तक गुप्त साम्राज्य पे राज किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 375 से 415 ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय काल का गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने शकों को पराजित करके किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया तथा उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी
जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फैहान भारत आया और उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उसमें जो महत्वपूर्ण थे वो कालिदास और अमर सिंह आदि महत्वपूर्ण शामिल थे। आगे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो गई और कुमारगुप्त हैं वो गुप्त वंश का शासक बन गया। कुमारगुप्त प्रथम 145 से 455 तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे थोड़ी गौर करें। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ने शासक किया। कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त ने शासन किया किस पे? गुप्त वंश पर। गुप्त काल में विष्णु शर्मा के प्रश्नोत्तर और कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसार जैसी पुस्तकों की रचना की। आर्यभट्ट नामक खगोल शास्त्री, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक इसी काल में हुए थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि विष्णु काल में, गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और कालिदास ने मेघदूत, विष्णु शर्मा ने तो पंचतंत्र और कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसार जैसी पुस्तकों की रचना की थी। आर्यभट्ट नामक जो खगोल शास्त्री है वो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा सुश्रुत जैसे जो महान चिकित्सक हुए थे ना, वो इसी काल में हुए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दशमलव तथा शून्य का आविष्कार, पुराण, रामायण, महाभारत की रचना गुप्त काल में ही की गई है। जो ये बड़े बड़े पुराण, रामायण, महाभारत लिखी गई है वो इसी काल में लिखी गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा गुप्त काल है वो समाप्त हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।